स्टारबक्स मर रहा है। 2021 में इसकी वैल्यूएशन थी $140 बिलियन, जो कि 2025 में रह गई है मात्र $100 बिलियन। यानी 4 साल में 40 बिलियन वैल्यूएशन खत्म। 40 बिलियन वैल्यूएशन कितना होता है? 3.5 लाख करोड़। यह है 5 लेंस कार्ट के बराबर, यह है 11 फिजिक्स वाला के बराबर, और ये सारा मामला समाप्त हो गया मात्र 4 साल में। और आगे भी कंपनी के आसार कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं साहब। स्टारबक्स वो कंपनी जिसने दुनिया को कॉफी पीना सिखाया। स्टारबक्स वो कंपनी जिसने कॉफी को प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाया, स्टेटस सिंबल बनाया। एक टाइम पे स्टारबक्स का कप हाथ में होने का वही जलवा होता था जो आज की डेट में आईफोन हाथ में होने का होता है। 1971 में इस चेन की शुरुआत हुई थी और आज 2025 तक इसके विश्व भर में 40,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इसकी टोटल सेल है 37 बिलियन यानी 900 करोड़ रुपए प्रतिदिन। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इसका 2 साल में प्रॉफिट आधा हो गया? ऐसा क्या हो गया कि इसकी सेल यूएस में धीरे धीरे गिर रही है? ऐसा क्या हो गया कि इसको चाइना का बिजनेस बेचना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया कि इसके स्टोर ऑस्ट्रेलिया में बंद हो रहे हैं? ये सब हो रहा है क्योंकि इसने उस बेसिक को छोड़ दिया जिस बेसिक ने स्टारबक्स को स्टारबक्स बनाया था। वो चीजें छोड़ दी, वो वादा तोड़ दिया। बाजार के रूल्स पलट गए बट इनको समझ नहीं आए, इसलिए इनका कस्टमर भी परेशान है और इनका एम्प्लॉय भी परेशान है। तो आज की केस स्टडी में हम ये देखेंगे कि क्या वो चीजें थी जिसकी वजह से स्टारबक्स बना, सबका फेवरेट ब्रांड, एक स्टेटस सिंबल कैसे बना, और फिर ये जानेंगे इन्होंने क्या लालच किया, किन बेसिक को छोड़ा जिसकी वजह से आज ये हालत हो रही है। इनका कस्टमर परेशान क्यों है, इनका एम्प्लॉय परेशान क्यों है, इनकी सेल क्यों टूट रही है, का प्रॉफिट क्यों टूट। ये आइकॉनिक केस स्टडी होने वाली है सभी बिजनेस ओनर्स के लिए, सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी कॉफी लवर्स के लिए, सभी रेस्टोरेंट का धंधा करने वालों के लिए। तो भैया पेन और डायरी लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाओ, क्योंकि ये केस स्टडी बहुत सारे आइडिया देगी और बहुत सारे सवालों का जवाब भी देगी। तो भैया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम कॉम्प्लेक्स इशू को आसान भाषा में समझाते हैं और इन्वेस्टर्स को स्मार्ट बनाते हैं। और जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टारबक्स के राइस की। स्टारबक्स की शुरुआत हुई 1971 में। 3 दोस्तों ने मिलकर कॉफी शॉप की शुरुआत की। बोले हाई क्वालिटी के जो कॉफी बीन्स हैं वो लोगों को पिलाएंगे। उस समय ज्यादा कोई लफड़ा नहीं था, कोई सैंडविच नहीं देते थे, कोई कोल्ड कॉफी, कोई फ्रेपेचिनो, कुछ नहीं, सिर्फ कॉफी गरम वाली। शुरुआती 8-10 साल ये कंपनी आराम से चलती रही, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई बड़ा आदमी बनने की टेंशन नहीं, बस छोटा मोटा काम चलता रहा, कोई मिशन नहीं, कोई विजन नहीं, एक आम व्यापारी वाली जिंदगी। फिर जब इनके 7-8 स्टोर हो गए तो स्टोर को संभालने के लिए एक रिटेल का मैनेजर रखा, उसका नाम था हावर्ड शुल्ट्ज। 1982 में मैनेजर रखा और यहीं से कंपनी की ट्रेजेक्टरी बदल गई। 1983 में जो मैनेजर साहब थे ये इटली गए, मिलान में, और मिलान में इन्होंने जब वहां का कॉफी कल्चर देखा तो इनका भाई साहब दिल गार्डन हो गया। उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ पे तो जो लोग आते हैं कॉफी पीने तो आते ही नहीं है, ये तो बतियाने आते हैं। यहाँ पे कॉफी शॉप पे हल्का हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, लोग बाग बैठे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई दोस्त मस्ती कर रहे हैं। तो ये तो कॉफी शॉप तो लग नहीं रही, ये तो मस्ती का अड्डा लग रहा है, ये तो काम का अड्डा लग रहा है, ये तो माहौल बना हुआ है साहब। वो वापस आए अमेरिका, सिएटल, और इन तीनों दोस्तों को बोला कि भाइयों एक काम करें, अपन ऐसा कुछ कर ले। उन्होंने कहा वो मैनेजर साहब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो जैसा काम चल रहा है वैसे चलने दो, हम 10 साल से बेच रहे हैं, हमें ज्ञान मत दो। पर मैनेजर साहब के तो जज गई थी कि साहब मुझे तो यही करना है। तो मैनेजर साहब ने इन तीनों को कहा भैया संभालो आपकी नौकरी, अपन तो खुद का करेंगे। और उन्होंने खुद का कैफे स्टार्ट किया इसी तरीके से, एकदम माहौल बना के कि म्यूजिक चलेगा, सोफे पड़े हैं, किताबें पड़ी है, वाईफाई फ्री है, आओ भाई साहब आनंद लो। और भाई साहब वो तो चल पड़ा, क्या मस्त सक्सेसफुल, आनंद आ गए साहब। तो इधर धीरे धीरे वो स्टोर चला, एक चला, फिर उन्होंने 2 खोले, 2 चला, 3 खोले, और इधर पीछे जो ओरिजिनल स्टारबक्स था उसकी हालत खराब होने लग गई। तो ओरिजिनल स्टारबक्स के मालिक 87 में आए और बोले हावर्ड भाई यार एक काम कर, ये हमारी कंपनी जो स्टारबक्स है तू ही खरीद ले यार, हम तो बेच के जा रहे हैं। और उन्हें भाव लगाया 3.8 मिलियन, यानी आज के भाव से लगभग 30-35 करोड़। हावर्ड ने कहा भैया स्टारबक्स की ऑलरेडी इतनी सारी ब्रांच खुली पड़ी है और कॉफी की क्वालिटी तो बहुत जोरदार है, तो यार एक कंपनी आ जाएगी तो मजा आ जाएगा, बट पैसे थे ही नहीं। तो ये गए एक व्यक्ति के पास, उससे पैसा लिया और कंपनी खरीद ली। वो व्यक्ति कौन थे? बिल गेट्स और उनके पापा। तो बिल गेट्स के पापा ने हावर्ड शुल्ट्ज की मदद करी, तब जाके उन्होंने स्टारबक्स कंपनी अपने ही मालिकों से खरीद ली, कंपनी के मैनेजर ने। हम कहते हैं कि स्टारबक्स का जन्म 1971 में हुआ, पर वो कंपनी अलग ही थी। असली कंपनी जो स्टारबक्स थी वो बनी 87 में, जब आई हावर्ड भैया के पास। बात क्लियर?
अब हावर्ड भाई साहब ने ऐसा क्या किया कि स्टारबक्स बना, ध्यान से सुनिएगा। हावर्ड भाई ने कहा भैया देखो हमको कस्टमर को रखना है खुश और हम उसके लिए करेंगे 3 बड़े बड़े काम। हावर्ड ने कहा भैया देखो कॉफी पिलाना तो एक अलग चीज है, क्वालिटी कॉफी पियो, वो तो मैं पिला रहा हूं, दुनिया पिला रही है, फर्क क्या है, मैं तुम्हें कॉफी के साथ साथ माहौल दूंगा। तो पहला काम जो उसने कहा कि भैया देखो ऐसा है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, थर्ड प्लेस। बोले हर इंसान की जिंदगी की 2 जगह होती है, एक उसका घर होता है जहां वो रहता है और एक उसका वर्क प्लेस होता है जहां वो काम करने जाता है। ये कहता है फर्स्ट और सेकंड प्लेस के अलावा एक थर्ड प्लेस भी होना चाहिए, घर और ऑफिस के अलावा, जहां आदमी बैठ सके, अपनी किताब पढ़ सके, म्यूजिक सुन सके, मस्ती कर सके, काम कर सके, एकदम रिलैक्स हो सके। तो मैं स्टारबक्स को वो थर्ड प्लेस बनाऊंगा। तो स्टारबक्स का जो भी सेटअप होता था काफी नॉर्मल कॉफी शॉप की तुलना में काफी बड़ी बड़ी दुकानें थी, बढ़िया सा गद्दियां, मोटी मोटी सोफे जैसे गद्दियां, एकदम आर्म चेयर है, किताबें पड़ी है, म्यूजिक चल रहा है, फ्री वाईफाई है, एकदम बढ़िया मटेरियल है, लैपटॉप रख के काम करने का, टेबल कुर्सी का मटेरियल बढ़िया, मतलब ऐसा माहौल बना दिया अगले ने कि भाई साहब पूछो ही मत। तो पहला दुनिया स्टारबक्स में आने लगी उस माहौल के लिए। दूसरा काम, उन्होंने एक चीज डिसाइड की कि जो बरिस्ता होता है, जो कॉफी बनाता है, उसको कहते हैं बरिस्ता। बोले बरिस्ता अगर खुश रहेगा तो कस्टमर अपने आप खुश रहेगा। तो उन्होंने बरिस्ता को ट्रेनिंग दी कॉफी बनाने की अलग अलग, और उसको 2-3 बातें कही कि मेरे भाई सबसे पहले तो खुश रहा कर, तू 24 घंटे स्माइल करता रहा कर, ऑडियंस का जब भी कस्टमर आए तो उसका हंस के ऑर्डर ले, उसकी जब भी वो ऑर्डर ले तो उसका नाम, जैसे टॉम नाम है तो उसका टॉम नाम लिख, थोड़ा आगे पीछे उसको आग बिगाड़ दे, उसका नाम ले, तो थोड़ा उसको माहौल लगे पारिवारिक, यार तो अपने घर का सा बंदा है। और एम्प्लॉय कैसे खुश रहे, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीजें की। एम्प्लॉय को उन्होंने कहा पार्टनर बोलेंगे, भाई तुम एम्प्लॉय नहीं हो, तुम पार्टनर हो। एम्प्लॉय को स्टॉक्स ऑप्शन देने लगे, कुछ स्टॉक हर साल दिए जाते थे। एम्प्लॉय को हेल्थ बेनिफिट सारे इंक्लूड किए। तो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया ताकि एम्प्लॉय खुश, और एम्प्लॉय खुश तो खुशी खुशी काम करता, कस्टमर भी खुश। तीसरा, इन्होंने कहा भैया कॉफी में आप कस्टमाइजेशन करा सकते हो। जैसे किसी और अगर कॉफी शॉप में जाओ, बोले एक कॉफी, तो वो कॉफी बन के आ जाती है। अब इस कॉफी में तुम कह सकते हो भैया इसको एक्स्ट्रा रोस्ट कर दे, मीडियम रोस्ट कर दे, इसमें ये क्रीम डाल दे, वो क्रीम डाल दे, ये फ्लेवर डाल दे, वो फ्लेवर डाल दे, अपने हिसाब से आप अपनी कॉफी को कस्टमाइज करा सकते हो। ये ऑप्शन दिया। और क्वालिटी जो थी कॉफी की वो काफी अच्छी रखी। तो आदमी कह रहा है यार क्वालिटी कॉफी मिल रही है और मैं मेरे हिसाब से उसको बना सकता हूं कि ज्यादा कर दे, कम कर दे, गाढ़ा कर दे, वैसा कर दे। तो आदमी ने कहा यार मेरे मतलब की कॉफी मिल जाती है, मेरे को बात करने वाला अच्छा बरिस्ता मिल जाता है और यहाँ माहौल अच्छा मिल जाता है, उससे अच्छा चाहिए क्या जीवन में। चौथी चीज जो इसमें हुई, जब आदमी इतना पैसा खर्च कर रहा है तो भैया निकालेगा किससे, तुमसे। तो स्टारबक्स ने कहा देखो भैया जहां कॉफी $1 की मिलती है, मैं भैया तुमसे $2 लूंगा या $3 लूंगा। अब आदमी कह रहा है भैया कॉफी के पैसे तो सभी ले रहे हैं, लेकिन तू तो बैठने की जगह दे रहा है, तू तो वाईफाई दे रहा है, तू तो माहौल दे रहा है, एक काम कर, तू 1 के 2 ले या 3 ले। अब स्टारबक्स की कॉफी बाकी कॉफी की तुलना से महंगी होती थी, ये सबको पता है कि भैया तो महंगी कॉफी है। तो जो महंगी कॉफी पी रहा है वो कौन आदमी, प्रीमियम आदमी। तो महंगी कॉफी पीना ही एक लग्जरी। जब सबको पता है कि यार 20,000 का फोन भी वही काम करता है जो 1 लाख का फोन करता है, लेकिन तब भी आदमी 1 लाख का फोन ले तो बोले तो बड़ा आदमी है। स्टारबक्स में बैठना, उसकी कॉफी पीना, उसके लोगों का कप उठाना अपने आप में स्टेटस सिंबल बन गया। तो कुछ लोग स्टेटस सिंबल के लिए भी जाने लगे। तो कुल मिला के भाई हावर्ड भैया ने क्या किया, एक अपनी छोटी सी दुनिया बना दी कि भैया घर ऑफिस से बोर हो जाओ तो यहाँ आ जाओ, यहाँ दोस्त है, किताबें हैं, म्यूजिक है, बरिस्ता है, कॉफी पियो, आनंद लो। और बाकी उस समय जो बाकी QSR है, बाकी कंपनियां क्या है, आप जाओ, ऑर्डर दो, कॉफी उठाओ, अपने घर जाओ। तो उसकी तुलना में कितना बढ़िया लग रहा है, सुन के कितना बढ़िया लग रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट के चक्कर में स्टारबक्स हो गया, क्योंकि स्टारबक्स कॉफी नहीं माहौल देता है, अनुभव देता है। तो ये कंपनी इस तरह से आगे बढ़ती रही और 1992 में जब इसकी 140 ब्रांच हो गई थी, ये लेके आए IPO। अब ऐसा यहां से देखते जाओ इनकी कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई। 1994 में इन्होंने एक कंपनी खरीदी, कॉफी कनेक्शन। उस कॉफी कनेक्शन कंपनी के पास एक ड्रिंक था, कोल्ड कॉफी जिसको कह लो, फ्रेपेचिनो, जो आज की डेट में आप कोल्ड कॉफी पीते हो। वो ड्रिंक ऐसा था, सोचो आप, जिसको कॉफी पसंद है वो कॉफी पी सकता, जिसको कॉफी पसंद नहीं उसका स्टारबक्स से क्या लेना देना। लेकिन ये फ्रेपेचिनो ऐसा ड्रिंक था कि कॉफी पसंद हो ना हो, भाई कोल्ड कॉफी तो पी लेंगे चलो। तो जो नॉन कॉफी पीने वाले थे वो भी स्टारबक्स में एंटर हुए। और इस फ्रेपेचिनो ब्रांड ने, जो कि दूसरे का ब्रांड इन्होंने खरीदा था, पहले साल में 100 मिलियन की सेल की, 800 करोड़ रुपए की। और आज ये फ्रेपेचिनो साल में बिलियंस की सेल करता है। 2022 का डेटा आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में जितनी भी ड्रिंक बिकती है स्टारबक्स के द्वारा, उसमें से 76% ड्रिंक कोल्ड बिकती है। हॉट कॉफी जिसके लिए फेमस था वो तो 25 ही रह गया। तो सबसे बड़ा गेम बनाया स्टारबक्स का इस माहौल ने। फिर उसके बाद आ गया फ्रेपेचिनो, और भाई साहब उसके बाद उन्होंने सेकंड हथियार मारा, वो मारा 1999 में इन्होंने ले ली चाइना में एंट्री।
चाइना का 4000 साल का इतिहास है। चाइना सिर्फ चाय पीता है, चाइना कॉफी पीता ही नहीं है। इसने कहा भाई कॉफी बेचेंगे, तूने कहा पागल है क्या, चाइना में कोई कॉफी पीता है क्या, कॉफी बेचेंगे। इसने कहा ट्राई तो करते हैं, और वो ट्राई ऐसा ट्राई हुआ कि भाई साहब 1999 में एक स्टोर खुला था, उसके बाद से 500 स्टोर, एक ऐसा समय आया जब हर साल 500 स्टोर खुले, और आज की डेट में चाइना में 7700 स्टोर है। सिर्फ शंघाई शहर में 600 से ज्यादा स्टारबक्स हैं, जो कि किसी भी शहर में की तुलना में सबसे ज्यादा है। यूएस के बाद सबसे बड़ा मार्केट स्टारबक्स का चाइना बन गया। फिर 2005 तक ये 10,000 स्टोर पे पहुंचा, 2025 में 40,000 स्टोर पे पहुंचा। लेकिन इनकी जिंदगी में जो असली कलेश चालू हुआ, वो चालू हुआ कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान। कोविड के दौरान इन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जो कि सक्सेसफुल हो गई, इसलिए इनकी लंका लग गई। नॉर्मली आपने सुना होगा कोई स्ट्रेटजी फेल हो जाए तो कंपनी बर्बाद होती है, यहाँ एक स्ट्रेटजी सफल हो गई तो कंपनी की लंका लग गई। क्या थी वो स्ट्रेटजी, क्या लगी लंका, आइए देखते हैं। बट नेगेटिव की बात करने से पहले एक मैसेज आपको मैं देना चाहता हूं, जिसके मन में विचार है कि यार ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये करोड़ों की सेल करती है। स्टारबक्स को देखो 900 करोड़ पर डे की सेल करती है, तो ये अपने ऑपरेशंस कैसे मैनेज करती हैं, आपके मन में विचार आता होगा। ये इन्वेंट्री कैसे मैनेज करती है, लीड कैसे मैनेज करती है, इनवॉइसिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये सब कैसे मैनेज करती है। क्योंकि हर एक आम व्यापारी भी चाहता है कि मैं भी ये सब काम करूं, मैं भी सीओ जैसा सिस्टम बनाऊं, पर उसको आता ही नहीं है। अब इतना सारा काम डायरी पे तो मैनेज कर नहीं सकते, एक्सेल में करना भी टफ है, और अलग अलग सारे सॉफ्टवेयर लेके काम करे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और महंगा भी पड़ेगा। ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके बिजनेस को चाहिए एक मॉडर्न सिस्टम, जहां बिजनेस के सारे फंक्शन एक ही जगह पे मैनेज हो जाए। और यहाँ आपकी मदद कर सकता है ओडू, जो कि ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, इन्वेंट्री मैनेज करना है तो वो भी कर सकते हो, इनवॉइस नहीं करनी है, अकाउंट करनी है, सेल्स मैनेज करना है, कस्टमर मैनेज करना है, ये सारे काम एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपको काम में लेनी है, जो पहला ऐप है वो ओडू की तरफ से फ्री है, वो भी लाइफ टाइम, वो भी अनलिमिटेड यूजर के लिए, और जो फ्री होस्टिंग वो सपोर्ट भी आपको ओडू की तरफ से मिल जाएगा। और आप चाहें कि इसके साथ और ग्रो करना है, बाकी सर्विसेज भी लेनी है, मात्र 580 रुपए महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 45 से ज्यादा इंटरकनेक्टेड ऐप एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे, और जिनसे सारा बिजनेस अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत खत्म, सब कुछ एक जगह, वो भी अफोर्डेबल। तो अगर आपको मॉडर्न तरीके से, इजी तरीके से चीजों को स्केल करना है तो ओडू आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आते हैं अपनी ओरिजिनल स्टोरी पे कि स्टारबक्स का डाउनफॉल कैसे चालू हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या किया, और फिर देखेंगे 6 रीजन जिनकी वजह से इनकी लंका लग गई। 35% शेयर टूट गया साहब। कोरोना के टाइम पे डाइन इन हो गया बंद, कि भैया रेस्टोरेंट तो बंद हो गए, अंदर बैठ के तो पी नहीं सकते। अब स्टारबक्स कह रहा भैया इतना खर्चा कैसे निकालेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक उपाय निकालते हैं, ड्राइव थ्रू चालू कर देते हैं। ड्राइव थ्रू आप समझते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप भाई साहब ऑर्डर देते हैं, अपनी गाड़ी लेके घुसते हैं, एक काउंटर पे ऑर्डर देते हैं, फिर उधर घूम के दूसरे काउंटर से अपना ऑर्डर लेके निकल जाते हैं, राइट। तो इन्होंने कहा यार ड्राइव थ्रू का काम चालू कर देते। फिर सेकंड चीज इन्होंने कहा ड्राइव थ्रू में खड़े खड़े लंबी चौड़ी लाइन लगेगी, तो एक सिस्टम और कर देते हैं, ऐप का सिस्टम कर देते हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप में ऑर्डर दे दो, और ऐप में जैसे ऑर्डर देते जाओगे, इधर तुमने घर से निकले ऐप में ऑर्डर दे दिया, जितनी देर में दुकान पे पहुंचोगे ड्रिंक बना बनाया मिलेगा, वेट करने की जरूरत ही नहीं। तो आदमी ने कहा भैया ये तो बहुत सही काम है। अब भाई साहब ये स्ट्रेटजी इन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए टेम्पररी की थी, पर यह स्ट्रेटजी हो गई भयंकर सफल, और इनके 70% से ज्यादा ऑर्डर ड्राइव थ्रू और ऐप से आने लग गए। और जब ड्राइव थ्रू और ऐप से ऑर्डर आते हैं तो इनकी ओवरऑल सेल बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, ध्यान से सुनना। मान लो एक स्टारबक्स है, वहां पे एक बार में 25 लोग बैठ सकते हैं। वो 25 लोग ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे हुए हैं, और बैठ के कभी एक कॉफी मंगा ली, कभी एक सैंडविच मंगा लिया, यानी लिमिटेड ऑर्डर देते थे, लिमिटेड सेल करते थे, और 25 लोग ही बैठे रहते थे, 26वें के आने की जगह नहीं होती थी। अब ऐप के चक्कर में तो भाई साहब जितनी देर में 1 घंटे में एक बंदा कुर्सी रोक के बैठा है और वो ऑर्डर दे रहा है, उतनी देर में तो ड्राइव थ्रू से भैया 25-50 जने ऑर्डर लेके चले गए। तो जो एक छोटा सा स्टारबक्स में दिन भर के मान के चलो 100-150 ऑर्डर आया करते थे, वहां 100-150 बैठने वाले ऑर्डर आ गए, 200-250 ऐप वाले ऑर्डर आ गए, 100-150 ड्राइव इन वाले ऑर्डर आ गए। तो उसके चक्कर में छोटे से स्टोर का सेल बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया। और स्टारबक्स को जब पता पड़ा कि भैया ये गेम हो गया, तो स्टारबक्स ने कहा भैया आ गया मजा। अब ये टेम्पररी स्ट्रेटजी थी, लेकिन आगे जितने स्टोर खोलते गए सब में कंपलसरी ड्राइव थ्रू डाल दिया इन्होंने ऐप पे दबा के ऑफर चलाया कि भैया इस पे एक फ्री, इस पे ये डिस्काउंट है, अभी तुम लोगे तो तुम्हें पॉइंट मिलेगा, अभी सुबह लोगे तो ये मिलेगा। तो दुनिया भर के पॉइंट सिस्टम कर दिया, तो ऐप के डाउनलोड बढ़ गए। दुनिया भर का ड्राइव थ्रू डाल दिए तो
लोग बाहर ड्राइव थ्रू से आने लग गए। अब इसका नुकसान क्या हुआ वो देखो एक एक करके। सबसे पहला नुकसान, जो थर्ड प्लेस का कॉन्सेप्ट था वही टाटा बाय बाय हो गया। भाई थर्ड प्लेस का कॉन्सेप्ट क्या था, वहां पे आराम से बैठो और जीवन का आनंद लो। लेकिन कंपनी कह रही है भैया डाइनिंग में तो मार्जिन नहीं है, डाइनिंग में तो पैसा ही नहीं है, पैसा तो सारा ऐप और ड्राइव थ्रू से आ रहा है। तो उन्होंने जो नए स्टोर खोले उनमें बड़े बड़े ड्राइव थ्रू दे दिए, डाइनिंग की जगह ही कम कर दी। जो बड़े बड़े सोफे होते थे आराम से गद्दा 4-4 घंटे आदमी बैठ सकता था, वो छोटी छोटी कुर्सियां कर दी। आर्म रेस्ट होते थे बैठने के, आर्म रेस्ट हटा दिए, तो बैठने की जगह कम कर दी। फर्नीचर अनकंफर्टेबल हो गया। जहां आदमी बैठ के आराम से म्यूजिक सुनता था वहां पे वो मशीनों की आवाज खर 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 आ रही है। उधर से जो ऑर्डर लेने वाले हैं उनकी लाइनें, फिर वो ड्राइव थ्रू की हॉर्न की आवाजें। आदमी कह रहा भाई मैं कहाँ आ गया, मैं तो थर्ड प्लेस में आया था, ये कौन सी जगह आ गई। तो जो रूटीन उनके कोर कस्टमर थे, जो स्टारबक्स में जान छिड़कते थे, दिन के 2 घंटे वहीं बैठे रहते थे, उनका मोह भंग हो गया। ये तो हुई कस्टमर लेवल की प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम एक और देखो, उस बरिस्ता बेचारे की जान तो देखो। वो जो बरिस्ता है जो एकदम हंसता स्माइल करता आता था, आपको रोज कॉफी बनाता था, क्योंकि उसके पास पता है कि दिन में 25-50 लोग बैठे घूम फिर के यही ऑर्डर देंगे, बना दूंगा। लेकिन भैया 25-50 तो ये बैठे, इनके ऑर्डर तो चल ही रहे। ऊपर से ये ड्राइव थ्रू वाले कह रहे कि ला मेरा ऑर्डर, ऊपर से ऐप पे आ रहे हैं कि ला मेरा ऑर्डर। अच्छा पहले स्टारबक्स को पता है कि एक सेंटर पे 2 आदमी रखने, 2 आदमी रखते थे, हंसी खुशी काम कर लेते थे। अब आदमी तो आज भी 2 हैं, पर वहां पे ऑर्डर तिगने होते गए। तो बरिस्ता कह रहा भाई साहब अपने को तो टाइम ही नहीं मिलता, कौन हंस के ऑर्डर लेगा, कौन हंस के डिलीवर करेगा। दिमाग खराब रहता है, हमेशा स्टाफ अंडर स्टाफ रहता है, हमेशा आदमी ओवर वर्क रहता है। तो कुल मिला के भैया एक थका हुआ आदमी, परेशान आदमी, चिड़चिड़ा आदमी वहां पे है। कोई स्माइल, कोई आशा भूल जाओ तुम उनसे। सो भाई साहब पहला बैठने का माहौल खत्म, और दूसरा ये जो जानी पहचानी स्मेल थी ये भी खत्म। तीसरा काम क्या हुआ, स्टारबक्स के अलावा कोई बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको कहा कि भाई साहब नॉर्मल पराठा, बोले कितने का, 10 रुपए का। मैं कहा इसमें बटर कर देना, बोले 15 का। अब बटर लगेगा 1 रुपए का, पर 5 रुपए बढ़ गए। यानी जब भी कस्टमाइजेशन कराते हैं कॉस्टिंग लगती है इतनी सी, और मार्जिन होता है मोटा सा। बेसिक पराठे में मार्जिन इतना नहीं है, कस्टमाइजेशन में मार्जिन है। बात क्लियर। बात स्टारबक्स को भी समझ में आई कि जैसे ही हम कॉफी में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा ये डाल दूं, एक्स्ट्रा वो डाल दूं, उसमें पैसे मोटे बनते हैं, तो इन्होंने दुनिया भर के कस्टमाइजेशन ऑप्शन डाल दिए। फिर उन्होंने कहा भैया कॉफी वाले को भी ना छोड़ूं, कोल्ड कॉफी वाले को भी ना छोड़ूं, एनर्जी ड्रिंक भी ना छोड़ूं, खाने में भी हजारों ऑप्शन डाल दिए, वेज भी ना छोड़ूं, नॉन वेज भी ना छोड़ूं। तो कुल मिला के एक ही जगह पे इतने सारे ऑप्शन हो गए कि आदमी ऑर्डर देने में कंफ्यूज हो जाता है, प्लस ये कस्टमाइजेशन ऑर्डर देने में टाइम बहुत लगता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। एक रियल ऑर्डर बता रहा हूं स्टारबक्स का। आप बरिस्ता हो, आप मेरा ऑर्डर लिखो फटाफट। हाँ तो भैया एक आइस्ड वेंटी कैरेमल मोकियातो, 15 पंप ऑफ वेनिला सिरप मेड विद हैवी whipping cream, barely any ice, 1 shot add whip, एक्स्ट्रा कैरेमल ड्रिजल। दिस इज एक्चुअल ऑर्डर। अब ये ऑर्डर देने में मुझे कितना समय लगेगा, सामने वाले को सुनने में कितना समय लगेगा, फिर इसको भाई बनाने में कितना समय लगेगा। जितने भी ऑप्शन स्टारबक्स के पास अवेलेबल है उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालो तो 30,000 से ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो इन ज्यादा ऑप्शन में बनाने में टाइम लगता है। वो बरिस्ता पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है, उसको नॉर्मल ब्लैक कॉफी बोल दो तो दिमाग गर्म रहता है उसको ये ऑर्डर दे दो, फिर उसको लेना भी है और बनाना भी है और फिर डिलीवर भी करना है। अब इन सभी चीजों से कस्टमर डबल फ्रस्ट्रेट। कस्टमर को पहले ही फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे को माहौल नहीं मिल रहा, दूसरा फ्रस्ट्रेशन है कि चलो यार बरिस्ता ढंग से बात नहीं कर रहा, अब तीसरा फ्रस्ट्रेशन ये हो गया कि उसको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है यार। जैसे मान लो बरिस्ता में गया ऑर्डर, मैं डाइन इन का हूं, मेरे को तो माहौल चाहिए, मैं तो जाके बैठ के ऑर्डर दूंगा, पर मैं जाके खड़ा हुआ ऑर्डर देने गया तो पता चला मेरे आगे 2 आदमी है और वो ये लंबा आईसी वेंटी वाला ऑर्डर दे रहे हैं। तो एक आदमी ऑर्डर देने में 3-3 मिनट लगा रहा है, 5-5 मिनट लगा रहा है, तो मेरा ऑर्डर देने में ही 15 मिनट का टाइम लगा। और 15 मिनट ऑर्डर देके मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी कॉफी आएगी, आधे घंटे तक कॉफी नहीं आई। मैं गुस्सा कर रहा हूँ जाके, क्या हो गया ये? वो कह रहा भैया ड्राइव इन वालों के ऑर्डर, ये तो यहाँ ऑर्डर देके यहाँ मांगता है, ये ऐप वालों के देखो 40 ऑर्डर, मैं क्या करूँ? तो जो वहां खड़ा होके बैठ के ऑर्डर दे रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा, इनका नंबर पहले आ रहा है। तो जो बैठा है वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट है। डेटा से बताऊं तो 2019 में 80% स्टारबक्स के कस्टमर 5 मिनट्स के अंदर अंदर कॉफी ले लेते थे और 20% कस्टमर होते थे जिनको 5 से 15 मिनट लग जाते थे। कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं था जिसको 15 मिनट से ज्यादा लगे स्टारबक्स में, रिकॉर्ड था। आज की डेट में हालत ये है कि साहब 5 मिनट से कम सिर्फ 60% लोगों को कॉफी मिलती है, 25% लोगों को 5 से लेके 15 मिनट तक वेट करना पड़ता है, 10% ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 15 मिनट से ज्यादा वेट करते हैं और कोई तो आधा पौन घंटा भी वेट करता है। अब आप बोलोगे राहुल जी ये चारों काम तो अच्छे ही हुए, देखो कस्टमर परेशान हो रहा है, होने दो।
एम्प्लॉय परेशान हो रहा है, होने दो। अरे सेल तो बढ़ गई, पैसे तो आ गए राहुल जी, इसमें तो मजा आता होगा। नहीं भाई साहब, देखो $1 की कॉफी के मैं $3 इसी बात के दे रहा था कि माहौल मिल रहा था। अब माहौल ही नहीं मिल रहा तो मैं $1 की कॉफी के $3 क्यों दूं? मुझे क्या मिल रहा है सर? $3 या $4 की जो कॉफी मिल रही है यूएस में, लगभग $4 से लेके $5 की एवरेज प्राइस है, यानी हो गया इंडियन रुपीज में 350 से लेके 400 रुपए की कॉफी मिल रही है। और वहां पे क्या हो रहा है, मैं ऐप पे ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा नाम राहुल, वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर लेके आ जाता हूँ। तो भाई साहब अगर मुझे घर से ऑर्डर करके जाना है और कप उठा के बाहर निकलना है तो उसके 400 रुपए क्यों दूं? 400 रुपए तो बैठ के माहौल के दे रहा था ना साहब। अगर कप उठा के जाना है तो भैया फिर कोई 100 रुपए की कॉफी देगा ना, मैं वो लूंगा, फिर मैं नहीं दे रहा प्रीमियम पैसे। तो कुल मिला के सोचो कि इन्होंने जो शुरुआत की थी तो इन्होंने क्या बोला था कि QSR में क्या है, माहौल तो है नहीं, तुम जाते हो ऑर्डर लेते हो निकल जाते हो, यहाँ आओ माहौल देंगे तुमको, उसके पैसे ले रहे। तो पैसे तो पूरे ही ले रहे हैं पर ये खुद ही QSR बन गए। अब इसको देखो, डबल नुकसान है। QSR कहता है माहौल नहीं दूंगा पर सस्ता दूंगा, स्टारबक्स कहता है माहौल दूंगा पर महंगा दूंगा, आज का स्टारबक्स कहता है माहौल भी नहीं दूंगा और महंगा भी लूंगा। और अब लास्ट में जो इसकी लंका लगी है वो है छठा सबसे बड़ा रीजन, कंपटीशन। जब जनता को समझ में आ गया कि भाई जनता तो कॉफी मांग रही है, स्पीड से कॉफी दे दो, बढ़िया कॉफी दे दो, माहौल तो कोई दे भी नहीं रहा, तो जो छोटे छोटे सस्ते सस्ते वाले लोग थे वो काफी खुल गए। डच ब्रोस करके एक फ्रेंचाइजी यूएस पे खेली है, उसके 1000 से ज्यादा स्टोर है, वो स्टारबक्स से आधी से भी कम कीमत पे कॉफी दे रहा है और युवाओं में उसका क्रेज बढ़ रहा है। स्टारबक्स का जब माहौल वाला गेम खत्म हो तो कई छोटे छोटे कैफे खुल गए जो कहते हैं मैं स्टोर ओनर हूं, मैंने लगा रखे 20 कैफे, मैं दिन भर में भैया एक स्टोर है, मुझे 1000 फ्रेंचाइजी देनी नहीं, मैं माहौल दूंगा। तो जिनको सस्ता चाहिए वो QSR के पास चले गए और जिनको माहौल चाहिए था वो इंडिविजुअल वाले के पास चले गए। स्टारबक्स के पास तो कोई कोर ही नहीं बचा। तो इंडिपेंडेंट कैफे आ गए, पुराने कैफे। डंकिन डोनट्स देता है $1 में, मैकडोनल्ड देने लग गया $1 में, ये डच ब्रोस खुल गया। तो इसके चक्कर में यूएस की सेल खत्म। और चाइना में जो हुआ है वो तो भगवान कभी किसी के साथ ही ना हो। चाइना में इनका एक कॉम्पिटिटर खुला, लकिंग कॉफी, और लकिंग कॉफी ने चाइना में रिटेल एक्सपेंशन का इतिहास लिख दिया। 2018 में ये शॉप खुली थी साहब। 18 महीने में इन्होंने इतने स्टोर खोल दिए जितने स्टारबक्स ने खोले थे 20 साल में। एक साल में 8000 स्टोर खोले लकिन ने, और लकिन इससे 1/3 पे दे रहा है। जहां ये चाइनीज में 30 RMB की कॉफी दे रहे हैं, ये दे रहा है 10 RMB की कॉफी। चाइना वाले कह रहे हैं भैया हमको तो चाइना का लोकल ब्रांड मिल रहा है, बढ़िया फ्लेवर दे रहा है और सस्ता भी दे रहा है, तो हम स्टारबक्स को काय बात कहते, माहौल के देते थे, माहौल तो ही नहीं। तो चाइना में भाई साहब जहां एक टाइम पे मार्केट शेयर 42% था, आधी कॉफी इकलौता बेचता था, मार्केट शेयर मात्र 14% पर आ गया। 20% उन्होंने अपनी सेल भी तोड़ के देख ली तो भी कुछ नहीं हुआ। 20% प्राइस तोड़ी तो भी कुछ नहीं हुआ, सेल 40% डाउन आ गई। जो स्टोर बचे हैं अब संभाले नहीं जा रहे, अब लग रहा भैया इसको चलाएगा कौन। तीसरा, ग्रीस में इन्होंने ट्राई किया कि हम ग्रीस में खोलते हैं, ग्रीस में काफी कॉफी कल्चर है, और हम ऑस्ट्रेलिया में खोलते हैं, वहां भी कॉफी कल्चर है। लेकिन वहां का कॉफी कल्चर कैसा है, जो बताया था ना इटली के मिलान में, मस्ती वाला है। पुराना वाला स्टार्टअप सक्सेसफुल होता, नया वाला स्टार्टअप तो वहां चलता ही नहीं है। तो उन्होंने 81 स्टोर खोले ऑस्ट्रेलिया में, 64 बंद हो गए, 70% स्टोर बंद। ग्रीस जो कॉफी कैपिटल है, वहां ले दे के इनके पास 27 स्टोर है, वो भी टूरिस्ट लोकेशन पे, वो भी उतने नहीं चल रहे। सब जगह लॉस ही लॉस हो रहा है, सब जगह से सेल टूट रही है, मार्जिन खत्म हो रहा है, कंपटीशन पैदा हो रहा है, माहौल खत्म हो गया। प्लस इनके बरिस्टा परेशान हो गए, 10,000 से ज्यादा बरिस्टा धमकी दे रहे हैं भैया हम स्ट्राइक कर देंगे, हम छोड़ के जाएंगे। अब सवाल आता है क्या स्टारबक्स भैया कम बैक कर पाएगा? तो भैया उम्मीद तो है। क्या हुआ भाई साहब, कंपनी ने अपना CEO कर दिया चेंज। देखो कंपनी ने, ये जो कंपनी के CEO हैं हावर्ड शोल्ट्ज, इन्होंने 2000 में संन्यास ले लिया था। इन्होंने कहा भैया हो गया, रिटायर हो गया, मैं नहीं करूंगा। 2006 आते आते कंपनी की वापस लंका लग गई। तो 2006 के बाद हावर्ड शोल्ट्ज आए, कंपनी में वापसी करी, फिर वापसी आके वो रहे 10-12 साल, तब जाके कंपनी थोड़ी सी चली, फिर वो रिटायर हो गए, फिर एक CEO आ गया, फिर गड़बड़ हो गई, फिर ही वापस आए। 3 बार वापस आ चुके हैं। तीसरी बार फाइनली 2022 में रिटायर हुए। फिर एक नया CEO आया, लक्ष्मण नरसिम्हन इंडियन, वो भी 17 महीने बाद रिटायर हो गए, बोले बैठ नहीं रहा। अब जाके जो इनका करंट CEO आया है, उन्होंने चिपोटले करके एक ब्रांड है जो कि फूड और रेस्टोरेंट रिलेटेड ही है। एक टाइम पे वो बर्बाद हो गया था, उनको बर्बादी के मुहाने से बाहर निकालना है। तो उन CEO को अब की बार स्टारबक्स ने हायर किया है कि भाई जैसे चिपोटले को बचाया वैसे हमें भी बचा ले। उन भाई ने आके काफी चेंजेस किए हैं, उन्होंने आके कई बयान दिए। उन्होंने आके सबसे पहले कहा भैया स्टारबक्स को हम वापस उसकी रूट्स पे लेके जाएंगे, जहां से स्टारबक्स चालू हुआ हम वापस उसी तरह पे जाएंगे, वापस स्टारबक्स को 3rd प्लेस बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट दिया। उन्होंने आते ही जो मेन्यू में दुनिया भर के ऑप्शन थे जो काम ही नहीं आ रहे थे, बढ़ गए थे, उनको मेन्यू को सिंप्लीफाइड किया।
दुनिया भर के फालतू कस्टमाइजेशन को सिंप्लीफाइड किया, कई ड्रिंक के टाइप हटाए, कई फूड के टाइप हटाए, ताकि बेरिस्टा के लिए कॉम्प्लेक्सिटी हटे, बरिस्टा की दोबारा ट्रेनिंग करवाई, वेटिंग टाइम पे काम किया। अब वो ऑर्डर पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि ऐप के ऑर्डर, ड्राइव इन के ऑर्डर बाद में मिले, जो बैठा है आदमी उसको पहले ऑर्डर मिले, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी व्यवस्था कर रहे हैं। चाइना में उनका जो बिजनेस था उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमसे नहीं चलेगा, तो चाइना में अपना 60% बिजनेस चाइना की ही कंपनी को बेच दिया कि भैया यहाँ के स्टोर अब तुम चलाओ जी, हमसे नहीं चल रहे। वो कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, इतनी बड़ी कंपनी है, कोई रातों रात जादू नहीं होगा, पर 3 साल 5 साल का समय दो, मैं धीरे धीरे स्टारबक्स को उसके मुकाम पे वापस लाऊंगा। उस दिशा में काम कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना सफल होते हैं, नहीं होते। अब इतनी बड़ी कंपनी रातों रात खत्म तो नहीं होती, 40,000 स्टोर है, कम हो गए 30 रह जाएंगे, 20 रह जाएंगे, तो भी पैसे तो कमाई लेगी। लेकिन बात यह है कि जो इज्जत, जो रुतबा, जो लेगेसी थी, क्या वो बचा पाएगी? सवाल ये है, आपको क्या लगता है? तो ये तो थी भाई साहब आपकी आज की स्टारबक्स की केस स्टडी। आपको पसंद आई तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगली केस स्टडी किस पे चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। और हाँ, सभी व्यापारियों से रिक्वेस्ट है भैया, वो ओडू का जो लिंक है वो चेक करना मत भूलना, मजा आ जाएगा। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगली केस स्टडी किस पे चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो यार।